Hello everyone, welcome to the class. In today's class, we'll be learning new topic that is basis of accounting. The main objective of accounting is to determine profit earned or loss suffered by a business at the end of each accounting period. There are two bases of ascertaining profit or loss. First one is cash basis of accounting and second one is accrual basis of accounting. बेटा ये दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं जिनको हम फॉलो करके प्रॉफिट और लॉस अपने बिजनेस में हमारा क्या आया है, प्रॉफिट कितना अर्न किया है या लॉस कितना सफर किया है, ये हम पता लगाते हैं. सो most of the time we follow accrual basis of accounting, but in few organizations like your NGOs, yes, we follow cash basis of accounting. तो let us first understand what are these basis of accounting, क्योंकि ये basis of accounting ही हैं जो कि आगे helpful होंगे हमें सीखने में that how books of accounts are prepared. हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते समय क्या रूल फॉलो करते हैं, किस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होती हैं, ये दोनों बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हेल्प करेंगे हमें ये लर्न करने में. Now let's first discuss about cash basis of accounting. Cash basis of accounting is a system in which transactions are recorded when cash is received or paid. As simple as that. Revenue is recorded when cash is received. For example, goods sold on credit will be recorded only when the sale proceeds are received. सी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बिल्कुल सिंपल एक लाइन में ये एक्सप्लेन कर रहा है कि हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे जिसमें या तो हमने कैश रिसीव किया है या कैश पे किया है. तो रेवेन्यू कब हम मानेंगे कि बिजनेस ने रेवेन्यू अर्न कर लिया? जब हमने कैश रिसीव कर लिया. देखिए, अगर तो कैश सेल्स है तो कैश सेल्स में क्या होता है कि बेटा जिस दिन आपकी सेल हुई उसी दिन आपके पास आपको कैश रिसीव हो जाता है. लेकिन क्रेडिट सेल्स में ऐसा नहीं होता. तो अगर क्रेडिट सेल्स हो रही है, जिस दिन क्रेडिट सेल्स हो रही है आपके पास कैश तो आ नहीं रहा. तो हम क्रेडिट सेल्स को, अगर हम कैश बेसिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, क्रेडिट सेल्स को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते जिस दिन सेल हुई है. हम क्रेडिट सेल को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में तब रिकॉर्ड करेंगे जब हमें उस सेल के अगेंस्ट फ्यूचर में जो भी हमने क्रेडिट पीरियड दिया है 2 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, उस क्रेडिट पीरियड के बाद जब भी मेरे पास वो अमाउंट रिसीव होगी, जिस दिन रिसीव होगी उसी दिन आई एम गोइंग टू कंसिडर इट एज अ इनकम और एज अ रेवेन्यू. जिस दिन मैंने कैश रिसीव किया उस दिन नहीं, जिस दिन मैंने गुड्स क्रेडिट पे सेल किए थे. सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज पेड फॉर देम. जब मैंने एक पर्टिकुलर एक्सपेंस के रिस्पेक्ट में कैश पे किया है, मैं उस जिस दिन पे किया है उसी दिन मैं उस एक्सपेंस पेड को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ सैलरी फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर is paid in January, then it will be recorded in January. दिसंबर के मंथ की सैलरी थी, दिसंबर में हम कैश में पे नहीं कर पाए, जनवरी में हमने दिसंबर और जनवरी 2 मंथ्स की सैलरी पे करी. तो हम टोटल एक्सपेंस दिसंबर की सैलरी, जनवरी की सैलरी जो पेड होगी उसको हम जनवरी में ही पेड मानेंगे. सो अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग only cash transactions are recorded and credit transactions are ignored till the cash is received, paid for such credit transactions. So profit or loss for an accounting period is calculated as the difference between actual cash receipts in respect of sale of goods and services and other income over एक्चुअल पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल एक्सपेंसेस. यानी कि मुझे जो प्रॉफिट एंड लॉस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैलकुलेट करना है वो
कैश बेसिस के ऊपर ही कैलकुलेट होगा. जितना मैं एक्चुअल कैश रिसीव करूंगी इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें से जितनी मैं एक्चुअल कैश पेमेंट करूंगी इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल एक्सपेंसेस, उसको सब्ट्रैक्ट करूंगी एंड आई एम गोइंग टू गेट दी प्रॉफिट और लॉस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड. So outstanding expenses, prepaid expenses, income accrued and income received in advance are not considered under cash basis system of accounting. Now these four terms, we have already learned these four terms when we were discussing basic accounting terms, but these terms are taken in further slides. So just for the time being, just keep this thing in mind that all these four items, outstanding expenses, prepaid expenses, income accrued, that is accrued income, and income received in advance are not at all considered. ये consider ही नहीं होते जब हम cash basis of accounting के accordingly books of accounts maintain करते हैं. Generally, this system of accounting is adopted by non-trading concerns like schools, colleges, clubs, etc. यही अभी हम लास्ट स्लाइड में भी बात कर रहे थे कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमारे जो एनजीओज होते हैं या नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, जहाँ पे मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस कैश बेसिस पर होती हैं, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये, वो लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट कैश बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करते हैं. The important terms which we have seen in the last slide, first is outstanding expense. Outstanding expense refers to the expense which have become due for payment during the accounting period but have not been paid yet. Prepaid expense refers to the expense which have been paid in advance, that is they are not yet due but paid. मतलब हमने नेक्स्ट फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड के लिए एक्सपेंस करंट अकाउंटिंग ईयर में पे कर दिया, तो that expense is not due but this expense is being paid in advance. Accrued income refers to an income which has been earned during the accounting period but has not yet received. मतलब वो इनकम जो हमने अर्न तो कर ली है एक अकाउंटिंग पीरियड में, लेकिन कैश में अभी तक रिसीव नहीं हुई है. An unearned income, that is your advance income, refers to an income which has been received in advance. मतलब अभी आपने अर्न नहीं करी. क्यों अर्न नहीं करी? क्योंकि हमने एडवांस में कैश तो ले लिया, लेकिन अभी उसके अगेंस्ट जो गुड्स एंड सर्विसेज हमने अपने कस्टमर को देने हैं वो अभी हमने प्रोवाइड नहीं किए, तो हम इसको सेल रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते. हम इसको इनकम, टू बी स्पेसिफिक, हम इसको इनकम रिकॉग्नाइज, इनकम अर्नड रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते. सो दैट इज व्हाई इट इज ट्रीटेड एज अनअर्नड इनकम और एडवांस इनकम. Advantages of cash basis of accounting are, first, it is very simple method to understand and follow because there are no adjustment entries for outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income and unearned income. Simple होता है, कैश आया है, अगर बिजनेस में कैश अगर आपने रिसीव किया है तब आप उसको रिकॉर्ड करोगे, और अगर कैश में पेमेंट करी है तब आप उसको रिकॉर्ड करोगे. इसके अलावा आपने कोई भी ट्रांजैक्शंस जो कि कैश से रिलेटेड नहीं है वो आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करनी. तभी हम कोई एडजस्टमेंट नहीं देते कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम एंड एडवांस इनकम और अनअर्न्ड इनकम. This approach is more objective as it avoids the use of estimates and personal judgment, क्योंकि ये actual facts पे काम करता है. जो actual cash receive हुआ या actual payment हुई, only that is being recorded. And thirdly, it is suitable for those enterprises where most of the transactions are on cash basis. जैसे अब आप schools ले लीजिए, school में fees cash basis पर आती है. Hospital may, again, all the transactions are being done on cash basis. So maximum of the work in NGOs and non-profit organizations is being done on cash basis. Therefore this basis of accounting is mostly adopted by NGOs. Whereas the disadvantages of cash basis system of accounting, it does not present true and fair view of profit and loss,
and financial position, that is your balance sheet of an enterprise, as it ignores adjustment of outstanding expense, prepaid expense, accrued income and earned on income. अब देखिए ये ट्रू प्रॉफिट नहीं बताता. क्यों नहीं बताता? क्योंकि हम तो इनकम को तभी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कैश बेसिस में जब कैश रिसीव हो रहा है, तब नहीं जब सेल हो रही है. तो सेल तो हो गई हमारे अकाउंटिंग ईयर में. तो इसीलिए जो कैश बेसिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है वो हमें ट्रू और फेयर व्यू, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रू और फेयर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बताता. फाइनेंशियल पोजीशन भी हमें एग्जैक्ट नहीं बताता, क्योंकि ये एडजस्टमेंट एंट्रीज रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम एंड अर्नड इनकम को इग्नोर करता है. इट डज नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल को भी फॉलो नहीं करता. क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपने लेट से सेल कर दी, ठीक है, आपने सेल कर दी लेट से इन द मंथ ऑफ मार्च 2019, फाइन, लेकिन आपकी जो कैश रिसीव हुआ है वो हुआ अप्रैल 2019 में. तो आपकी सेल तो हो गई थी फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में, लेकिन कैश रिसीव हुआ 19-20 में. तो जिस आपने सेल किया 18-19 में, तो सेल उस टाइम पे कंसिडर नहीं होगा कैश बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में, क्योंकि कैश आपका नेक्स्ट मंथ जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हो गया, फाइन, तो उसमें आप कैश रिसीव कर रहे हो. इसलिए ये प्रिंसिपल मैच, ये वाला जो कैश बेसिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, ये मैचिंग प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज नहीं करता. And there is no consistency in the profits of different years, as capital and revenue items are not distinguished. इस मेथड में, इस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कंसिस्टेंसी भी प्रॉफिट्स की इन डिफरेंट ईयर्स वी कैनॉट मेंटेन, बिकॉज कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स आर नॉट डिस्टिंग्विश्ड इन कैश बेसिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. Now let's talk about another basis of accounting, that is accrual basis of accounting. Though we have some idea of this basis of accounting, we had discussed it in our previous chapter also in theory base of accounting. According to accrual basis of accounting, revenue and expenses are recorded in the period in which they become due rather than they are received or paid. यानी कि जब आपके एक्सपेंसेस और रेवेन्यू जिस पीरियड में ड्यू हो गए, अब ड्यू कब मानेंगे, हो गए, इनकम को हम ड्यू तब मानेंगे जब हमने गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर कर दी तो ड्यू हो गई. जरूरी नहीं है कि वो इनकम कैश में हमने रिसीव कर ली हो. और एक्सपेंस को हम ड्यू तब मानेंगे जब हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज ले ली हो. जरूरी नहीं है कि हमने उसको कैश में पेमेंट कर दी हो. तो जब आपके रेवेन्यू और एक्सपेंसेस एक पर्टिकुलर पीरियड के ड्यू हो जाएंगे, हम उस पीरियड में उसको एज अ रेवेन्यू और एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे. Under this system of accounting, a transaction is recorded in the books when it is entered into and not when the settlement takes place. See, this is the you can say the term or the definition which is used for defining the accrual basis system of accounting, that in this system a transaction is recorded in the books when it is entered into. जब transaction आपकी enter हुई है तभी आपके books of account में वो record हो जाएगी, no matter when the settlement takes place. settlement का मतलब पेमेंट कैश में होना या रिसीव करना. हम ये नहीं कंसिडर करते कि पेमेंट कैश में कब हुई है. हम कंसिडर एक्रूअल बेसिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय ये कंसिडर करते हैं कि वो ट्रांजैक्शन अकर कब हुई है, ट्रांजैक्शन कब हुई थी. Now see, let's learn it with the help of example. It means revenue is recognized when sale are made or services are rendered, irrespective of the fact whether cash is received or not. So if a firm has sold goods on 27th of June 2015 on 2 months credit, then sale must be recorded on 27th June 2015 itself, although the amount will be received in the month of August. Similarly, expenses are recorded in the period in which they have become due rather than in the period in which they are paid.
Therefore, the profit or loss of any accounting period is the difference between income earned and expenses incurred, irrespective of cash payment or receipt. So this method is compatible with the matching principle of accounting. तभी हम कहते हैं कि आपका जो अक्रूअल बेसिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है वो मैचिंग प्रिंसिपल के साथ कंपैटिबल है, और यही सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनीज, बिग कॉर्पोरेट हाउसेस, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस आपके अक्रूअल बेसिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को ही अडॉप्ट करते हैं टू मेंटेन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स. Outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income, and earned income are adjusted while preparing the financial statements. And according to Companies Act 2013, companies are required to follow accrual basis of accounting in maintaining the books of accounts. Advantages of accrual basis system of accounting are: first, it is more scientific system of accounting and is preferred and followed all over the world by the accountants. Scientific है और mostly all the business houses, all the forms of business organization except your NGOs, they prefer to follow this system of accounting. It follows the matching principle of accounting and it discloses correct profit or loss for a particular period. अब क्यों correct profit and loss होता है बेटा? क्योंकि ये हमें जिस टाइम पे बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है उसी टाइम पे रिकॉर्ड करने के लिए कहते हैं. ठीक है, नो मैटर अगेन, अगर हमने गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर कर दिए तो जिस टाइम पीरियड में डिलीवर किए हैं उस टाइम पीरियड में हम उसको रेवेन्यू अर्न मान लेंगे, बिकॉज क्रेडिट सेल इज ऑल्सो अ सेल. सेल तो हो ही गई ना, रेवेन्यू तो अर्न हो ही गया, या ऑब्लिगेशन टू रिसीव द रेवेन्यू इन फ्यूचर अराइज हो गई. ऑब्लिगेशन होगी ना कि अगर आपने गुड्स एंड सर्विसेज आज सेल कर दिए, 2 मंथ्स का क्रेडिट दिया है, तो आपकी एक ऑब्लिगेशन तो अराइज होगी कि 2 मंथ्स के बाद आपको पैसे मिलेंगे. दैट इज वाई we consider all the adjustments like outstanding expense, prepaid expense, accrued income, and unearned income in accrual basis system of accounting. It is consistency in profits of different years as capital and revenue items are distinguished in accrual basis system of accounting. Cash basis system of accounting में capital और revenue items को हम distinguish नहीं करते थे, उनके बीच में कोई difference नहीं मानते थे. लेकिन accrual basis system of accounting में capital and revenue items are different, they are distinguished. However, there are certain disadvantages or limitations of accrual basis of accounting too. It is not as simple as cash basis system of accounting, क्योंकि हमें adjustments करनी पड़ती हैं for the outstanding expense, prepaid expense, accrued income, and advance income. Second limitation, it requires the use of estimates and personal judgments. Third disadvantage, the accounting process is too elaborate as it requires number of adjustments to be made regarding outstanding expense, prepaid expense, accrued income, and unearned income. Now let's come to the difference between accrual basis system of accounting and cash basis system of accounting. So the first basis of distinction is basis of recording. So in accrual basis system of accounting, both cash and credit transactions are recorded, but in cash basis system of accounting, only cash transactions are recorded. Then second basis of accounting is recording of income and expenses. Now in accrual basis system of accounting, all income and expenses which relate to a particular accounting period are recorded irrespective of the fact whether cash is received or paid or not. But in cash basis system of accounting, only those income are recorded which are received in cash and expenses are recorded which are paid in cash. Third basis of your distinction is adjustments for your outstanding expenses, prepaid expense, accrued income, and unearned income. In accrual basis system of accounting, this basis takes into consideration all such items, whereas in cash basis system of accounting, this basis ignores all such items. They are not in cash basis system of accounting. We are not going to make the adjustments for them.
Capital and revenue items. Accrual basis system of accounting makes a distinction between capital and revenue items, whereas in cash basis system of accounting, no distinction is made between capital and revenue item. Acceptability. This system, accrual basis system of accounting, is more acceptable in business entities as it reveals correct profitability and financial position, whereas cash basis system of accounting is not acceptable in business enterprises. जहाँ पर economic activity हो रही है, in the sense the economic activity is been undertaken to earn profit, वहां पर कैश बेसिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो नहीं होता, क्योंकि वहां पर मेनी ऑफ द ट्रांजेक्शन्स आर ऑन क्रेडिट बेसिस, तो वो कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं होती हैं। तो फिर कैश बेसिस सिस्टम बिजनेस एंटिटीज में, बिजनेस एंटरप्राइजेज में करेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज नहीं कर पाता, करेक्ट हमें नहीं बता पाता। The other differences are टेक्निकल नॉलेज। अक्रूवल बेसिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि अगेन वी हैव टू मेक एडजस्टमेंट्स फॉर आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, revenue and capital items are required. The adjustments is to be made regarding capital and revenue items, whereas in cash basis system of accounting, as the system is very simple, so it does not require as such any technical knowledge. Next is ascertainment of correct profit and loss. Accrual basis system of accounting ascertain correct profit or loss as it records both cash and credit transactions, whereas cash basis system of accounting does not ascertain correct profit or loss as it records only cash transactions. Then legal position. We have learned in previous slide also that accrual basis system of accounting is recognized by Companies Act, whereas this system, cash basis system of accounting, is not being recognized under Companies Act 2013. The last point of distinction is suitability. This means your accrual basis system of accounting is suitable for business enterprises which are running for profit making, whereas cash basis system of accounting is suitable for not for profit organizations and professionals जिनका एम सर्विस प्रोवाइड करना है, जैसे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लाइब्रेरी हैं, क्लब्स हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट कैश बेसिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में ही रिकॉर्ड करते हैं। आई होप दैट दिस चैप्टर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. If you have any query, you can post your query on our WhatsApp number, which is given at the end of the slide. That's all for today from my side. Hope you have enjoyed the session. Thank you very much.